अच्छा तो दोस्तों सीन कुछ ऐसा है कि कल पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का डिसाइडर होने वाला है, यानी कि पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका की सीरीज ओडीआई वो हो गई है लेवल। तो तीसरे मैच में जाने से पहले हम जरा थोड़ी सी बात कर लें पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के दूसरे ओडीआई की, क्योंकि पाकिस्तान वो मैच हार गया है। साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त दी है और अभी 10 ओवर मजीद थे साउथ अफ्रीका के पास कि वो बारी कर सकें, लेकिन उन्होंने 40 ओवर के अंदर ही मैच को खत्म कर दिया। सबसे पहले बात करेंगे शुरू से। पाकिस्तान ने टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला किया, पता नहीं क्यों। हालांकि हम लोगों ने ये बयान बनाया हुआ था अपना कि रात के टाइम मौसम चेंज हो रहा है तो ड्यू फैक्टर होगा, ओस गिरेगी, नमी गिरेगी, जिसकी वजह से बॉल गीला हो जाएगा, बॉलर को जो है वो बॉल करने में मुश्किल होगी, बॉल भूल जाएगा, जो भी बॉल के साथ होता है वो सब होगा। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने बैटिंग करने का फैसला किया। ये फैसला कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद पाकिस्तान ने अपनी प्लेइंग 11 के अंदर 2 चेंजेस की। इब्रार अहमद को बिठा के वसीम जूनियर को खिलाया गया और साथ ही साथ हसन नवाज को बिठा के राणा फहीम अशरफ को खिलाने का पाकिस्तान ने सोच लिया। यहां पे भी एक गलती हो गई कि पाकिस्तान सिर्फ एक ही स्पिनर के साथ क्यों गया। हालांकि बॉल जो है वो ब्रेक भी अच्छा कर रहा था, इब्रार अहमद की परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी थी। उसके बाद भी पाकिस्तान को क्या ऐसी सूझी कि पाकिस्तान जो है इब्रार अहमद को बिठाएगा। और रही बात हसन नवाज की, तो हसन नवाज एक टैलेंटेड प्लेयर है जिसके पास हर तरह की शॉट है, लेकिन वो अपनी बारी में जल्दी कर जाता है। जो हसन नवाज को सीखना होगा कि लंबा कैसे जाना है, उसके अंदर वो टेम्परामेंट नहीं है कि वो जो है वो ज्यादा देर क्रीज पे रुक जाए या बॉल्स को जो है वो सिंगल डबल की तरफ लेके जाए। वो हर दफा यही सोच रहा होता है कि मैं मारूंगा। आप लोगों ने उसकी आखिरी जो अच्छी इनिंग देखी होगी वो T20 के अंदर यूएई के खिलाफ ही थी, जिसके अंदर उसने 23-24 बॉलों के ऊपर 50 रन किए थे। उसके बाद से हसन नवाज के बल्ले के ऊपर बॉल ही नहीं आया। फिर वो T20 एशिया कप के अंदर ही टीम से ड्रॉप हो गया था और उसके बाद जो है वो इस T20 के अंदर भी कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। और अगर ओडीआई के पहले मैच की बात करें तो उसमें भी उन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि जान के लाले पड़ गए थे जब उनका आउट हुआ था। तो हसन नवाज को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। तो अब बात कर लेते हैं आज के मैच की। तो पाकिस्तान ने जो है वो पहले बारी करते हुए 269 रन बनाए, जो मैं समझता हूं कि काफी कम स्कोर थे। साउथ अफ्रीका ने बॉलिंग के अंदर स्टार्ट बड़ा ही अच्छा किया। तीसरी बॉल के ऊपर ही फखर जमान को आउट कर दिया और अपने 4 ओवर या 5 ओवर के अंदर अंदर ही पाकिस्तान के 21 रन के ऊपर 3 आउट कर दिए। बाबर आजम आउट हुए तो एक टेक्निकल फॉल्ट की वजह से उनका, अगर आप देखें तो उनका पैर बॉल के ऊपर आया ही नहीं, जिस वजह से उनकी स्लिप लग गई। ये एक टेक्निकल फॉल्ट था और मैं समझता हूं ये बाबर आजम के ऊपर जो प्रेशर डाला गया है ना स्ट्राइक रेट का, उसका नतीजा है। उसकी वजह यह है कि अगर आप आज से 2-3 साल पहले चले जाएं, जहां पे पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज खेलने गया था और बाबर आजम की एक प्रैक्टिस मैच की वीडियो सामने आई थी जिसके अंदर वो अपनी हर तरह की टेक्निक के ऊपर काम करते थे, यानी कि बैलेंस करते थे और उसके बाद वन लेग के ऊपर प्रैक्टिस करते थे। वो सब चीजें जो है हमने देखी हैं कि बाबर आजम ने पिछले 3-4 सालों में शायद नहीं की, या वो सामने नजर ही नहीं आई। सिर्फ क्या नजर आ रहा है कि बाबर आजम जो है वो बॉल को रफली मारने जा रहे हैं कि बस किसी तरह तेज स्कोर करने हैं। अगर आप देखें तो कामरान अकमल की भी एक वीडियो सामने आई थी जिसके अंदर वो बताया था कि बाबर आजम बैटिंग तो कर रहे हैं लेकिन बैटिंग के अंदर कोई समझ नहीं आ रही, ना उनका पैर चल रहा है, ना उनका हाथ सही से चल रहे हैं, ना उनका सर जो है वो बॉल की तरफ आ रहा है। सिर्फ वो एक कोशिश कर रहे हैं कि बस मैं जो हूं धड़ल्ले धड़ल्ले से जो है वो शॉटे मारूं ताकि मेरे बल्ले से स्कोर निकले। तो अगर बाबर आजम अपनी सारी टेक्निक को भुला देंगे तो वो स्कोर कैसे करेंगे। हालांकि बाबर आजम दुनिया के नंबर 1 बैट्समैनों में से आते हैं, दुनिया के टॉप बैट्समैन में से बाबर आजम का नाम आता है। अगर आप अच्छे बैट्समैन का लिस्ट निकालें ना तो उसके अंदर बाबर आजम का नाम आएगा ही आएगा। और बहुत सारे लोग कहते हैं जी बाबर आजम सिर्फ इसलिए चला गया क्योंकि वो अपने लिए स्कोर करता था, रिजवान और बाबर आजम ये लोग आके अपने लिए स्कोर करते थे और बाकियों को मौका नहीं मिलता था, तो इसलिए जो है बाबर आजम जो है वो इतने इतने स्कोर करके चले गए हैं। तो
अपने दिल के ऊपर हाथ रख के बताओ, 2021 के वर्ल्ड कप से लेके 2025 तक ओपनिंग करते थे बाबर आजम और रिजवान 2021 के वर्ल्ड कप के अंदर। उसके बाद मुझे आप नीचे दिखा दो कोई ऐसा प्लेयर जिसके ऊपर पाकिस्तान टीम जो है वो यकीन कर सके कि हाँ, अगर ये दोनों जल्दी आउट हो गए तो नीचे से जो है ये लड़का हमें परफॉर्म करके दे देगा। 2021 का वर्ल्ड कप, 2022 का वर्ल्ड कप, उसके अंदर फिर आप एशिया कप निकाल लो, फिर 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप, फिर उसके बाद आप आ जाओ 2024 का T20 वर्ल्ड कप और 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी और 2025 का ही एशिया कप। कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि बाबर आजम और रिजवान अगर आउट होंगे या अगर ओपनिंग निकाल लो अब्दुल्ला शफीक, फखर जमान और बाबर आजम और रिजवान, इसके नीचे कोई ऐसा एक प्लेयर दिखा दो जो कह सकें, जिसके ऊपर यकीन किया जा सके कि हाँ भाई ये बंदा जो है ना ये स्कोर करके दे सकता है। लेकिन ऐसा नजर नहीं आया कहीं पे भी। तो फिर ठीक है ना, फिर उन्हीं का ही बनता है कि वो आके जो है अपने लंबे लंबे स्कोर्स करें टाइम में और पाकिस्तान टीम के लिए एक अच्छा टोटल निकाल के रख दें। उसके अलावा तो कोई दूसरा ऑप्शन बचता ही नहीं है ना हमारे पास। आप मुझे अभी भी दिखा दो, एशिया कप हुआ 2025 का जो हुआ दुबई में, उसके अंदर कोई एक बैट्समैन दिखा दो जिसके ऊपर यकीन किया जा सकता हो कि भाई हाँ ये बंदा स्कोर करके दे देगा। इसका जो है स्ट्राइक रेट भी अच्छा है। आप लोगों ने एक अच्छी, बहुत अच्छी जो है वो एक फाइंड निकाली साहिबजादा फरहान के नाम से T20 में, लेकिन अगर आप उसकी स्ट्राइक रेट देखो तो 125 का स्ट्राइक रेट है। और आप अभी भी कुछ जर्नलिस्ट, सो कॉल्ड घटिया जर्नलिस्ट, ये बात कर रहे हैं जी कि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट कम है, हालांकि स्ट्राइक रेट तो उसका साहिबजादा फरहान का भी 125 का है, लेकिन वो चीज नहीं नजर आएगी। आप लोगों ने जो है ना बाबर आजम की सारी टेक्निक, सारी क्लास और सारी बैटिंग को ही ना बर्बाद कर दिया। और इस सारे का सारा कसूर है सिर्फ एक बंदे का, वो है आकिब जावेद। सिर्फ आकिब जावेद का कसूर है कि वो जो हमारा बाबर आजम था ना जिसको हम देखना पसंद करते थे, वो गायब हो गया है भाई। उसके बाद रिजवान के ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि रिजवान जो है वो बॉल लेफ्ट करने के चक्कर में चला गया, वो फिर एक मिस ऐप हो गया कि उसका इनसाइड एज लग गया। एक हादसे के बारे में हम क्या ही बात कर सकते हैं, हालांकि जो उसने पहला चौका मारा वो बहुत ही खूबसूरत मारा था और उससे अगली बॉल के ऊपर ही वो आउट हो गया। तो अगर तो रिजवान के ऊपर मैं बोल दूं कि बहुत गलत शॉट था, ये कोई डिसीजन था, तो ये एक घटिया बात होगी, बकवास होगी ये सिर्फ एक। उसके बाद आ जाते हैं सलमान अली आगा। सलमान अली आगा और साइम अयूब ने मेरे ख्याल में 92 रन की पार्टनरशिप लगाई, जो काफी स्कोर के लिहाज से तो काफी अच्छी पार्टनरशिप थी। लेकिन अगर आप उसके अंदर देखें तो साइम अयूब तो स्कोर कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से सलमान अली आगा बहुत ज्यादा शेल में चले गए थे। डॉट 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 लगा कर रखी हुई थी। 37 बॉलों के ऊपर मेरे ख्याल में सिर्फ 9 स्कोर थे सलमान अली आगा के। सलमान अली आगा ने 104 गेंदों के ऊपर 69 रन बनाए, जो मैं समझता हूं पाकिस्तान यहां पे ही लैग करके आ, क्योंकि फिर हमारे पास या तो वही दो चीजें आ जाती हैं, या रोक लो या चौका मार दो, या रोक लो या छक्का मार दो। हमारे पास वो स्ट्राइक रोटेशन है ही नहीं। अगर तो हमारे पास वो स्ट्राइक रोटेशन होती ना कल के मैच में, वरना दूसरी तरफ टोनी डिजोजी और क्विंटन डिकॉक भी तो खड़े हुए ना, उन्होंने तो नहीं खेली डॉट बॉल्स, उन्होंने तो हमें मार मार दुम्बा बनाया। हमें जो है वो कल के मैच में बली का बकरा बनाया गया था। बाकायदा तौर पर नजर आया था कि साउथ अफ्रीका ने हमें जो है बली का बकरा बनाया हुआ है, प्रदान करेंगे अभी हमारा और चढ़ाएंगे सूली हमें और फिर बाद में जो है बांट देंगे। इस तरह का मारा है। सलमान अली आगा ने बहुत स्लो इनिंग खेली है, मैं समझता हूं। ठीक है, उसने हमारी टीम के लिए 69 रन जोड़े हैं, लेकिन वो बहुत स्लो थे। अगर तो आप सलमान अली आगा की टोटल इनिंग की बात करो तो उसने 104 बॉलों के ऊपर 69 रन किए हैं और उसमें से सिर्फ 5 चौके हैं। सिर्फ 5 चौके और कोई छक्का नहीं है। अगर आप उसमें से 20 रन भी निकाल दो तो 49 रह गए। 49 सिंगल्स भी करो ना, 49 सिंगल्स और 7-5 चौके, तो पीछे बचते हैं आपके 55। पीछे आपने 50 बॉलें कम से कम डॉट्स की हैं। मैं डबल तो गिन नहीं ना रहा, मैं सबको सिंगल ले रहा हूँ भाई। जो बाकी पीछे 49 स्कोर है वो सारे सिंगल हैं, तो 50 बॉलें डॉट समझ में नहीं आती। हम पाकिस्तानी सिर्फ इसी मॉडर्न डे क्रिकेट के नाम पे ना हम लोगों ने पाकिस्तान की आवाम का सही फुद्दू लगाया हुआ है कि हम लोगों ने मॉडर्न डे क्रिकेट को एक गलत नाम से पुकारना शुरू कर दिया जिसका नाम है छक्के चौके मारना। बस उसके अंदर स्ट्राइक रोटेशन आती ही नहीं है।
आप देखो, आपने एक बहुत अच्छी फाइंड निकाली T20 के अंदर, साहिबजादा फरहान के भाई, ओए होए क्या खूबसूरत छक्के मारता है, छक्के ही छक्के। लेकिन अगर आप देखो तो दूसरी तरफ उसकी सबसे ज्यादा डॉट रेशियो है T20 में, जो कि तकरीबन 50 की है, 125 का स्ट्राइक रेट है। अगर तो वो छक्के चौके के साथ सिंगल भी लेने लग जाए ना, तो उसका स्ट्राइक रेट और उसकी एवरेज बहुत सारे बल्लेबाजों से अच्छी होने लग जाए। लेकिन क्या है, सिर्फ एक स्ट्राइक रोटेशन नहीं है, वो सिंगल डबल ही नहीं करना चाहता, वो सिर्फ छक्के या चौके मारना चाहता है। तो यहां पे जो है पाकिस्तान लैग कर जाता है एक गलत नाम के लिए ना, कि भाई हम मॉडर्न डे क्रिकेट खेलेंगे, और उसके अंदर हमने क्या बना लिया, कैसे हो मारो तो छक्के चौके मारो। शाहिन अयूब ने जो है वो काफी अच्छी इनिंग खेली। शाहिन अयूब के साथ भी एक दफा फिर से हादसा हो गया कि वही पुरानी गलती के भाई सीधी बॉलर के हाथ में पकड़ा दी, तो शाहिन अयूब भी वहां चले गए। पाकिस्तान ने जो है वो आखिरी 10 ओवर में तकरीबन 90 स्कोर बनाए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान 269 तक पहुंच गया। वरना अगर ना मारते वहां पे 10 में 90, पाकिस्तान आखिरी 10 में मार गया, ये एक गनीमत थी, जिसमें बहुत आला किरदार अदा किया हमारे मोहम्मद नवाज ने, मैच विनर का। बहुत अच्छा किरदार था मोहम्मद नवाज का। उन्होंने जो है वो 59 बॉलों के ऊपर 59 रन की इनिंग खेली, बहुत ही क्रूशल टाइम पे आके। लेकिन उसके अंदर भी बहुत ज्यादा डॉट खेले हैं शुरू में मोहम्मद नवाज ने। वरना तो पाकिस्तान जो है वो अगर 90 रन ना मारता तो बहुत ज्यादा होता, तो 200 रन के ऊपर बुक था पाकिस्तान आज। उसके बाद फिर वो नीचे से आके नसीम शाह भी एक छक्का मार के चला गया। तो पाकिस्तान जो है इस तरह बहुत सारे फ्लॉ थे पाकिस्तान की बैटिंग के अंदर, बहुत सारे। उसके बाद अगर पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करें तो पाकिस्तान की बॉलिंग में सिर्फ बाबर आजम, रिजवान और शायद फखर जमान रह गए थे जिन्होंने बॉलिंग नहीं की। उसके अलावा तो सारे 8 के 8 बॉलर ने जो है वो प्लेयर ने जो है वो बॉलिंग की है। और क्या किया, कुछ भी नहीं भाई, सबको स्कोर लगे हैं, खुले डुले स्कोर लगे हैं। मोहम्मद नवाज को जो है 4 ओवरों में 37 स्कोर लगे हैं, हुसैन तलत को 3 ओवर में 21 लगे हैं, फहीम अशरफ को 6 ओवर में 40 लगे हैं और एक आउट किया है। उसके बाद सलमान अली आगा ने जो है वो 3 ओवर में 24 रन दिए हैं, और उसके बाद मोहम्मद वसीम जूनियर ने 8 ओवर में 48 रन देके एक आउट किया है, और बहुत ही खूबसूरत बॉलिंग की है। मैं समझता हूं कि एक अलग जो चीज थी ना देखने वाली वो पूरे मैच में, वो पाकिस्तान की तरफ से वसीम जूनियर की बॉलिंग थी। यानी कि साउथ अफ्रीका वाले भी हैरान थे कि भाई इनके पास 140 145 करने वाला बॉलर है, और इन्होंने इसको इतने लंबे अरसे से पीछे बेंच पे बिठाया हुआ है। ऐसा ऐसा क्या है इसके, ऐसी क्या खामी है इसके अंदर कि इसको जो है वो नहीं खिलाना। मेरे ख्याल में सुनने में जिस तरह का आया है कि इसको सिर्फ इसलिए बिठाया गया था या इसको इसलिए नहीं खिलाया था क्योंकि इसकी लाइन और लेंथ के ऊपर काम करना था, तो इसीलिए इसको मैचेस नहीं मिल रहे थे। लेकिन जिस तरह की मेरे ख्याल में बॉलिंग की है वसीम जूनियर ने, कोई बुरी बॉलिंग नहीं की। 8 ओवर में 48 रन, ठीक है, 6 की एवरेज के साथ, और क्या चाहिए आपको। उसके बाद अगर हम शाहिन अयूब की बात करें तो उन्होंने जो है वो 22 रन दिए हैं 3.1 ओवर के अंदर, और उसके बाद नसीम शाह ने 6 ओवरों में 34 रन दिए हैं, और शहीनशाह अफरीदी ने जो है वो 7 ओवरों में 41 रन दिए हैं। सारा कुछ डिफरेंस था बैटिंग का। बेशक वो फिर पाकिस्तान की बैटिंग हो या साउथ अफ्रीका की बैटिंग हो, साउथ अफ्रीका की बैटिंग ने जो है वो डॉट खेले ही नहीं ना, या उन्होंने खेला इस तरह के वो डॉट महसूस होने ही नहीं दिए। शुरू से ही वो प्रिटोरियस ने एक दफा फिर से 46 रन की इनिंग खेली 40 गेंदों के ऊपर, जिसमें 7 चौकी और 1 छक्का शामिल था। उसके बाद जो है वो क्विंटन डी कॉक ने 123 रन की नॉट आउट इनिंग खेली, जिसमें 8 चौके और 7 छक्के शामिल थे। उसके बाद टोनी डिजोजी जो है वो लग रहा था एक टाइम के ऊपर कि भाई अब यहाँ पे भी ये 100 मारेगा, क्योंकि जब क्विंटन डी कॉक ने 100 कर लिया था तो वो बस सिंगल की तरफ जा था कि भाई टोनी यहाँ आके तू ले और मार। और तो टोनी डिजोजी ने जो है वो 76 रन की इनिंग खेली 63 गेंदों के ऊपर, जिसमें 9 चौके और 3 छक्के शामिल थे। फिर नीचे से ब्रेट्स किया है उनके कप्तान, जिन्होंने 21 गेंदों के ऊपर 17 रन की इनिंग खेली और मैच को खत्म कर दिया। तो ये तो सारा गन था पाकिस्तान का। पाकिस्तान के मैं समझता हूं कि फैसले शुरू से ही गलत हुए थे कि शहीन शाह को बॉलिंग लेनी चाहिए थी, क्योंकि बाद में जो है वो ड्यू फैक्टर होता, जो कुछ भी होता, सारा गन बला जोर जो है वो साउथ अफ्रीका को लगाना पड़ता बॉलिंग के अंदर। लेकिन वहां पे फिर पाकिस्तान ने शायद जल्दी कर दी, या पाकिस्तान ने कहा कि भाई आज हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं,
और पहले बैटिंग करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट जो है वो टोटली फ्लॉप हो गया है। यहाँ पे एक ही चीज नजर आ रही है और वो ये है कि पाकिस्तान को अगर कल टॉस जीतता है तो बॉलिंग करनी चाहिए पहले, ताकि बाद में अगर बैटिंग में आए तो वो ड्यू फैक्टर हो, उनको जो है वो ग्रिप करने में मुश्किल हो और वो सारे काम बॉल के साथ हों जो एक नमी में होते हैं। बॉल चेंज हो, बॉल दोबारा आए, बॉल फिर गीला हो, फिर वो हर बॉल के ऊपर जो है वो सुखाने की कोशिश करें। क्योंकि हम लोगों ने जो है वो एक दिमाग में चीज बिठा ली थी, साइकी बिठा ली थी कि यार अब जो है वो मौसम चेंज हो रहा है और बॉल जो है वो गीला होगा, बॉल का ग्रिप अच्छा नहीं होगा, तो पाकिस्तान जो है वो स्कोर बनाता चला जाएगा। और पाकिस्तान के जीतने की वजह भी यही थी कि ड्यू फैक्टर है भाई, बॉल जो है वो बॉलर अपनी मर्जी का बॉल कर ही नहीं सकता था। कल भी अगर आप देखें तो ऐसा लग रहा था एक टाइम के ऊपर आके कि टोनी डिजोर्जी और क्विंटन डिकॉक अपनी मर्जी के बॉल करवा रहे हैं बॉलर से, और जहां उनका दिल कर रहा था वो शॉट मार रहे थे। क्विंटन डिकॉक ने अपना 22वां 100 मार दिया है माशाल्लाह से, और बाबर आजम को अब 81 मैच हो गए हैं कि वो 100 नहीं मार पा रहे, बेशक वो ओडीआई हो, T20 हो या टेस्ट हो। और अब तो वो जो विराट कोहली वाला रिकॉर्ड इक्वल करने वाली बात थी वो भी खत्म हो गई, दफन हो गई, क्योंकि अब तो 133 मैचेस जो हैं वो बाबर आजम के भी हो गए और विराट कोहली के भी हो गए। अगर कल के मैच में बाबर आजम से कुछ उम्मीद लगाई जाए तो मैं समझता हूं कि बुरा नहीं है अभी भी, क्योंकि बाबर आजम इस वक्त दुनिया के सबसे खूबसूरत और सबसे प्यारे बल्लेबाज हैं। और अब बात कर लेते हैं जी कि कल के मैच की। तो भाई खुदा का वास्ता है कि पहले जो है ना वो बॉलिंग कर लेना, बॉलिंग करोगे तो जीतोगे, क्योंकि बाद में जो है ना वो बॉल तो संभाला किसी से भी नहीं जाएगा, बेशक वो पाकिस्तान बारी करे, बेशक वो साउथ अफ्रीका बॉलिंग करे, दूसरी इनिंग में बॉल नहीं संभाला जाएगा, कुत्तों वाली कुट लगेगी, कुत्तों वाली। तो मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान जो है वो जलील हो, शहंशाह जो है वो अपनी जीत, अपनी पहली सीरीज हारे, जिस तरह वो T20 में हारे थे। तो मैं नहीं चाहता बिल्कुल भी ये, शहंशाह इज अ गुड प्लेयर, वो चाहता है कि भाई वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करे, तो उसके अंदर ये लाजमी होगा कि शहंशाह अफरीदी को ये सीरीज जीतनी होगी हर हाल में। उसके अंदर अगर आप फिर प्लेइंग 11 की बात कर लो तो वही आते हैं जी हमारे पास के साइम अयूब, फखर जमान, बाबर आजम, रिजवान, सलमान अली आगा, हुसैन तलत, क्योंकि हसन नवाज को बहुत मौके मिल गए T20 के अंदर, मेरे ख्याल में उनका चौथा मैच था और 5-6 मैच उन्हें नहीं खिलाया गया। तो मैं समझता हूँ कि उन्हें जो उनका बैड पैच चल रहा है, उनका असल में एक बैड पैच चल रहा है जो कि ट्राई नेशन सीरीज से ही शुरू हो गया था, तो अब उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। तो जितना जल्दी हो सके वो करें उसके ऊपर काम, कि भाई थोड़ा विकेट के ऊपर भी खड़ा होना होता है, छक्का चौका हर चीज नहीं होती, सिंगल डबल स्ट्राइक रोटेशन भी किसी चीज का नाम है। हुसैन तलत खेलेंगे, उसके बाद वसीम जूनियर खेलें, उसके बाद जो है मैं समझता हूँ इब्रार अहमद को टीम में वापस लेके आना चाहिए, क्योंकि फहीम अशरफ ने भी तो कुछ नहीं ना किया। फहीम अशरफ ने कोई ज्यादा हमें स्कोर करके दिए नहीं, अगर तो वो करके देने में कामयाब हो जाते, वैसे तो कुछ रहा नहीं था, लेकिन फिर बॉलिंग के अंदर भी उन्होंने एक आउट किया है और कुछ इतना खास इम्पैक्ट डाल नहीं सके फहीम अशरफ, क्योंकि एक तो बारी बहुत नीचे आए करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि फहीम अशरफ को रेस्ट देके इब्रार अहमद को खिलाना चाहिए, फिर आपके पास हारिस रऊफ वापस आ जाएंगे, हारिस रऊफ को मैच खिलाएं, और वो वसीम जूनियर को मैं कहूंगा कि फिर एक दफा से बिठाना पड़ेगा। सो सॉरी फॉर वसीम जूनियर, बहुत दुख है, लेकिन बिठाना तो पड़ेगा फिर आप, क्योंकि नसीम शाह जो है वो शुरू का बॉल करते हैं, हारिस रऊफ और वसीम जूनियर दोनों शुरू का बॉल नहीं, नया बॉल नहीं कर सकते, तो इन्हीं दोनों ने ही करना है, नसीम शाह ने और शहनशाह अफरीदी ने। तो फिर पीछे जाहिर बात है आप हारिस रऊफ को बिठा नहीं सकते किसी भी हालत में, तो हारिस रऊफ खेलेंगे, बिल्कुल खेलेंगे। और उसके बाद जो है फिर इब्रार अहमद आते हैं, शहनशाह अफरीदी आते हैं, तो प्लेइंग 11 तो यही बनती है और एक्सपेक्टेड भी यही है कि यही एक दो चेंजेस होंगे कि फहीम अशरफ को बिठा के हारिस रऊफ और वसीम जूनियर को बिठा के इब्रार अहमद को खिलाएंगे, क्योंकि फिर हमें स्पिनर पे हम लोग कम थे ना, एक स्पिनर था हमारे पास और दूसरा 2 पार्ट टाइम स्पिनर थे, तो ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर आपने फिर इन सब से बॉलिंग करवानी है तो वही बात होगी कि जब आप बहुत ज्यादा डिपेंड करने लग जाओगे ऑलराउंडर्स के ऊपर तो आप नहीं जीत सकते, क्योंकि ऑलराउंडर आपको दोनों
फॉरम पे परफॉर्म नहीं करके दे सकते। अब वो आपको एक डिपार्टमेंट के अंदर परफॉर्म करके दे देंगे, बेशक वो T20 हो, बेशक वो ODI हो। लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि आपको ऑलराउंडर बैटिंग के अंदर भी परफॉर्म करके दें प्लस बॉलिंग के अंदर भी परफॉर्म करके दें, तो ये 1 in a million ही होता है कि कभी कभार हो गया तो ठीक है, वरना सो सॉरी टू से अगर आप इतना ज्यादा जाएंगे, डिपेंड करेंगे ऑलराउंडर्स के ऊपर, तो नहीं जीत सकते। किसी किताब में नहीं लिखा कि आप अपनी टीम के अंदर 4-4 5-5 ऑलराउंडर खिला के मैच जीत जाएंगे, कहीं पे भी नहीं लिखा। तो बस फिर यही मेरी प्लेइंग 11 बनती है, जिसके अंदर फखर जमान, साइम अयूब, बाबर आजम, रिजवान, सलमान अली आगा, और उसके बाद मोहम्मद नवाज, हुसैन तलत, हारिस रऊफ, शहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और इब्रार अहमद आते हैं। तो देखते हैं कि कल पाकिस्तान क्या करती है, क्या पाकिस्तान इस डिसाइडर को जीत पाएगी या नहीं।